ठीक है। ठीक है, तो क्या रह गया था हमारा डिस्कस करने का कल? हम लोगों ने डिसाइड किए थे कुछ कुछ कि ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। तुम्हारा ट्रांसफॉर्म मतलब पावर क्वेरी एडिटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम इसमें दो टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया मर्ज और ये नया। तो जो दो बचे हुए हैं उसमें से एक क्या था? मैनेज पैरामीटर था, उसमें एक एक पिवट टेबल था। ठीक है, और पिवट एंड पिवट था। तो और प्रॉब्ली कोई एक और चीज थी। तो हाँ, तो ऐसा करते हैं, अभी अपन पावर क्वेरी एडिटर को होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा पावर क्वेरी एडिटर का तुरंत में काम नहीं है। एक बार यहाँ पे चीजें सीखते हैं, फिर वापस वहां पे जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो होम टैब को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। गेट डेटा जो है हमारे पास, गेट डेटा में जो डेटा सोर्सेस है, इनमें से कितने डेटा सोर्सेस के बारे में आप जानते हो? बोलो। बोलो 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 बोलो। देखो, गेट डेटा एक्चुअली में क्या है कि जिस टाइप की फाइल है या जहां से फाइल आ रही है उसको कनेक्ट करने के लिए सोर्स है। तो एक्सेल वर्कबुक हमको पता है, टी टेक्स्ट सीएसवी हमको पता है, एक्सएमएल भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं और जेसन भी हम जानते हैं। अदर देन दिस, आपको यहाँ से जो डेटा है सीक्वल सर्वर के डेटाबेस से भी ला सकते हो। अब ये सीक्वल सर्वर क्लाउड पे भी हो सकता है, और ये सीक्वल सर्वर आपका लोकल भी हो सकता है। जैसे कि मैं अजोर में जाता हूँ, तो अजोर सीक्वल डेटाबेस आ गया, तो ये क्लाउड का आ गया। और ये जो था अभी, ये तुम्हारा लोकल का था सीक्वल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, नाउ लोकल डजंट मीन कि तुम्हारी मशीन में होना चाहिए। लोकल डज ऑल्सो मीन कि किसी रिमोट सर्वर में रखा हुआ है आपका सीक्वल सर्वर डेटाबेस, आपने उसमें से उठाया हो स्ट्रिंग और अपने में कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। डेटाबेस हो गया। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में कौन कौन जानता है अभी? तुम लोग सब डेटा साइंस ही टारगेट कर रहे हो, एआई एमएल, जनरेटिव एआई, एनएलपी, ये सारी चीजें। तो हैविंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक वुड हेल्प यू, क्योंकि फैब्रिक इज अ यूनिफाइड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको डेटा की प्री प्रोसेसिंग से लेके उसकी रिपोर्टिंग से लेके मशीन लर्निंग प्लस डेटा इंजीनियरिंग सारी चीजें मिलती है। तो आजकल काफी ट्रेंडिंग पे है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के सर्टिफिकेशन कोर्स भी करवा रहा है आपका अजोर या माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो गया तुम्हारा डेटाबेस। अब अगर देखते हैं सिंपल डेटाबेसेस के बारे में, तो सीक्वल सर्वर डेटाबेस हम सब जानते ही हैं, और एक हम सब जानते हैं कौन सा, माई सीक्वल डेटाबेस। अदर देन दिस, जो तुम लोग जानते होंगे वो शायद या तो मैं नहीं जानता हूँ, या जो मैं जानता हूँ या तो शायद तुम नहीं जानते हो, पर ये दो ऐसे हैं जो हम सब जानते हैं। राइट नाउ जैसे कि मैं तुमको बताया हूँ कभी कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो स्नोफ्लेक पे कर रहा हूँ। तो ये स्नोफ्लेक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से n नंबर ऑफ डेटा सोर्सेस आर हियर टू हेल्प यू गेट डेटा फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। ठीक है, पावर प्लेटफॉर्म भी एक चीज होती है। पावर प्लेटफॉर्म में क्या है बेसिकली कि ये जो डेटा वर्स है, डेटा वर्स इज समथिंग, स्टोरेज लेयर ऑफ पावर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे वो डेटा को स्टोर करता है पूरा, और देन उसके बाद पावर प्लेटफॉर्म के काफी सारी सर्विसेज है जिसको आप यूज करके कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो। डेटा फ्लो हो गया, डेटा वर्स हो गया, तो ये काफी बड़ा डोमेन हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे पावर प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं हम, ये पावर ऑटोमेट के इसके अंदर एक पावर ऑटोमेट आता है। तो पावर ऑटोमेट की अलग से पूरी जॉब एंड ऑल सारी चीजें हुए मार्केट में। तो एक बार ये अगर आपको हिंट मिले या कभी इस टाइप से मौका मिले ना, तो अज्योर सर्च करना या पढ़ना मत छोड़ना, इट विल हेल्प यू अलॉट इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि अज्योर ने सारी सर्विसेज बना दिया है। ये देखो अभी अज्योर की अभी अज्योर डेटा एक्सप्लोरर, ये तो कस्टो है, ये कॉस्मोस डीबी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए है, ये पोस्टग्रे सीक्वल, इसी टाइप से। ठीक है,
अजूर का डेटा ब्रिक अलग भी है और अजूर ने भी बना लिया है। ओपन सोर्स जितनी भी चीजें हैं सबका अपना अपना सॉल्ट ऐड करके ये लोग उसको मार्केट में ले आते हैं और उसी के नाम पे पैसे ले लेते हैं। दैट्स व्हाट यू कैन ऑल्सो डू। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ आइडिया है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज का यूज करके उसको कुछ बना दो, ये अदर ऑनलाइन सर्विसेज। तो ऑन एंड ऑन 200 प्लस डेटा सोर्सेज से हमको डेटा लाने की परमिशन मिलती है पावरवे में, एंड स्टिल दे आर इंटीग्रेटिंग सम ऑफ द आउट सोर्सेज। ये देखो ये पूरा हडूप आ गया, हडूप एचडीएफएस, स्पार्क, हाइव। तुम लोग को पता है हडूप स्पार्क हाइव ये भला क्या है? बिग डेटा वाला इतना तो पता होगा कि बिग डेटा के लिए यूज होता है। दैट्स ऑलराइट। अपाचे, स्पार्क, हडूप, ये तीनों। अभी जो मैं क्लासेस लेता हूँ कॉलेज में, अब तो खैर पेपर ही होगा उनके, तो उसमें वहाँ पे हडूप ही पढ़ा रहा था मैं। आउट हडूप, स्पार्क और अपाचे। तो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में था वो। तुम लोगों को अगर डेटा इंजीनियरिंग साइड में जाना है तो तुम लोगों को फिर बिग डेटा देखना पड़ेगा। कुछ नहीं हुआ तो बहुत बेसिक, मतलब बेयर मिनिमम तुमको स्पार्क आना चाहिए। हडूप भले ही ना है, एक एसक्यूएल आ जाएगा, दूसरा स्पार्क आ जाएगा, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। एंट्री तुमको मिल जाएगी डेटा इंजीनियर के नाम से। वो नहीं आता तो फिर एक अलग से टूल आना चाहिए जिससे तुमको डेटा इंजीनियर के नाम पे एंट्री मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने देख लिया कि गेट डेटा में क्या है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सेल वर्कबुक उसी का शॉर्टकट है, वन लेक कैटलॉग। वन लेक कैटलॉग मतलब जो वन लेक है। नाउ व्हाट इज वन लेक? अभी तो तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि तुम लोग मेरे को वन लेक का बताओ। ठीक है, वन लेक माइक्रोसॉफ्ट का स्टोरेज लेयर है। ठीक है, तो जो अभी मैंने तुमको वो बताया है, क्या बोलते हैं, फैब्रिक। तो जो फैब्रिक है उसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है? स्टोरेज लेयर, मतलब वन लेक में। ठीक है, इसके अंदर अब फैब्रिक के अंदर जो लेक हाउस होते हैं, जो वेयर हाउस होते हैं, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? स्टोरेज लेयर में। स्टोरेज लेयर क्या है? वन लेक है। ठीक है, इसी टाइप से अजोर या माइक्रोसॉफ्ट ने काफी जगह पे शेयर्ड स्टोरेज लेयर रखा हुआ है। मतलब उसने सारे प्लेटफॉर्म को एक ही उसमें कनेक्ट कर दिया और ये बोला कि ठीक है तुम यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड करोगे, वो जाएगी कहाँ पे, उसकी लोकेशन कहाँ होगी? वन लेक। तो वन लेक तुम सिर्फ इतना समझो कि भाई जो वन लेक चीज है वो क्या है? वो माइक्रोसॉफ्ट का एक स्टोरेज लेयर है, जो कि कभी कभी आपको सेपरेट भी यूज करने देता है कि ठीक है आपने वन लेक में अकाउंट बना के अपनी फाइल और उसको एज अ स्टोरेज लेयर यूज कर लिए। या तो फिर जैसे कि ये जो डेटावर्स है, डेटावर्स जो स्टोरेज लेयर है वो भी वन लेक के ऊपर ही बनी है। तो वन लेक इज द बेस टू स्टोर एवरीथिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट दीज डेज। कहीं पे भी जाओगे, कुछ भी करोगे, तुमको वन लेक मिलना ही है। Sometime through some services you cannot access your data just like we access in our दूसरे सिस्टम, जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर हो गया या कहीं और हो गया। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ सर्विसेज में माइक्रोसॉफ्ट आपको वन लेक को भी एक्सेस करने देता है। दैट डिपेंड्स द यूज केसेस। तुम लोग एक पेज बनाओ, या सब लोग एक कॉपी बनाते हो, या कॉपी नहीं है तो एक डॉक बनाओ जिसमें सामने ना दो पेज एकदम खाली छोड़ना और दोनों को कॉलमनर बना देना। एक पेज में दो कॉलम, और मैं जो टॉपिक बताऊं ना उसको वहां पे लिख लेना। कभी उसको सेल्फ स्टडी करने मिले तो करना, और नहीं तो कभी मुझे मौका मिले तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि लेक हाउस क्या होता है, वेयर हाउस क्या होता है। टू बिकम अ रियली डेटा साइंटिस्ट तुमको अगर डेटा वेयर हाउसिंग का नॉलेज नहीं है तो तुमको हर कोई यही मानेगा कि यार ये किसी ने तनी तनाई पतंग दे दिया इसको। ठीक है, अभी उसको उड़ा रहा। लेक हाउस और वेयर हाउस ये दोनों क्या होते हैं? बताओ, कोई ट्राई करो अगर पता हो तो। करो करो। वेयरहाउस से सर यही समझ सकते हैं कि उसमें अपन डेटा को स्टोर जगह स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको स्टोर तो करते लेक हाउस में क्या है? हैं वेयरहाउस। सही बोला आपने, 50% सही बोला। लेक हाउस और वेयर हाउस में डिफरेंस है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का। हाँ, ये तुम अगर पढ़ लोगे तो फिर तुम एक बार मेडेलियन आर्किटेक्चर देख लो।
या तो तुम्हें कभी टाइम मिले तो तुम पढ़ना, या कभी ऐसा मौका लगा कि यार आज वो है कि ठीक है दूसरा कुछ आगे करने का नहीं है, तो अपन उस दिन ये मेडेलियन आर्किटेक्चर भी पिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक लिखो तुम OLAP एंड OLTP। व्हाट डिड आई से, इनके लिए भी लिख देता हूं मैं। हाँ, मेडेलियन आर्किटेक्चर में क्या है, टेक्चर, ये जो भी है, ठीक है। OLAP मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLTP बोले तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। राइटिंग भी सुधारना पड़ेगा, है ना। ये और एक और तुमको क्या बोला था मैंने, सॉरी, लेक हाउस और वेयर हाउस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, तुमको आने ही आने चाहिए। इसी के साथ में लिख लेते हैं, अब एक बार मूड बना है तो क्या हो सकता है तुम्हारे लिए वो, एनालिटिकल एंड ट्रांजैक्शनल डेटा। क्या होता है एनालिटिकल डेटा और ट्रांजैक्शनल डेटा, ठीक है। और आई होप कि तुमने बोलना है वो तो चीजें पढ़ ही चुके थे, नेचर ऑफ डेटा जो मैंने तुमको एक बार होमवर्क में दिया था, है ना। क्या होता है वो, रियल टाइम और स्ट्रीम, ये तो तुमने पढ़ ही लिए थे। तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है तुम्हारे पास। डेटा वेयरहाउसिंग एक पूरा पूरा सब्जेक्ट होता है विच इज रियली रियली नेसेसरी। इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जब आप जॉब करोगे, नोइंग दीज कॉन्सेप्ट वुड मेक यू और वुड गिव यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ कंफर्ट, ठीक है। तो इसको रखना ही रखना है अपने बकेट लिस्ट में। रियल टाइम एंड स्ट्रीम डेटा, ये तो तुम लोग को पता ही होगा, मैंने पहले होमवर्क में दे दिया है। ठीक है, बैक टू पावर बीआई ना। ये देखो डेटावर्स अलग से स्टोरेज यूनिट थी, तो उसने यहाँ पे डेटावर्स भी दे दिया। तो अगर तुम लोग को ये चीजें पता रहेगी ना, तो फिर तुम लोग को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है ये जो रखा है क्यों रखा है। क्योंकि कई बार होता है कि आपने इंटरव्यू सारी चीजें पास कर ली, इंटरव्यू और आपके मजे लेने के लिए बोल सकता है कि चलो से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो सेंस ही ना हो, तो बोल देगा कि यार इसमें डेटावर्स क्या है। मैं कल ही एक इंटरव्यू देके आया हूँ, तो 4 एक राउंड हुए थे, उसमें 2 ढाई घंटे चला था। सारी चीजें ठीक थी, लास्ट में गया मैं तो उसका जो डायरेक्टर राउंड था, उसने कुछ टेक्निकल नहीं लिया। उसका ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ रखा है, और वो सिस्टम है, वो कहता बोले कि मेरे को इसको पूरा पूरा ऑप्टिमाइज करना है बोले। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसमें क्या है। तो बोले इसकी लेटेंसी जो है वो अभी आ रही है बोले 3 सेकेंड, तो मेरे को उसको रिड्यूस करना है अप टू 50 मिली सेकेंड और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब जो मेजर होते हैं किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के, तो वो है कि रिसोर्सेज बढ़ाओ आपका। तो कहता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह इसको सेंट्रलाइज करो, एक ही सिस्टम में रखो पूरा। अभी 4 सिस्टम में है उनका प्रोजेक्ट, तो मैंने कहा एक में रखो, तो बोले नहीं ऐसा वैसा नहीं। ठीक है। उसके अलावा तो मैंने कहा आपने अगर क्लाउड पे जैसे जैसे कि आप LLM यूज कर रहे हो, तो ट्राई करो कि फास्ट लो। तो बोले मैंने ऑलरेडी 30+ LLM ट्राई कर चुका हूँ, और उसमें से जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज बेस्ट। 5-4 यूज कर रहा है वो। मैंने ठीक है, मुझे तो पता भी नहीं था 5-4 कौन सा LLM है। अब मार्केट में कम से कम 50+ LLM, सबका थोड़ी नॉलेज होगा किसी को, एक दो का यूज पता है सबको। मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने कहा आप अगर क्लाउड या स्टोरेज लेयर यूज कर रहे हो, तो स्टोरेज की कैपेसिटी इंप्रूव करो।
अब उसने कैपेसिटी इंप्रूव नहीं किया, उसने सस्ती वाली कैपेसिटी लेके रखा है। तो वहां पे वो घेरने लग गया कि नहीं नहीं नहीं, उससे क्या हो जाएगा, अरे मैंने क्या हो जाएगा, जो उनने स्टोरेज लेयर बनाया है ऊपर, वो कुछ तो सोच के बनाए होंगे भाई, फास्ट रिट्रीवल के लिए तुमको ज्यादा पैसे देने होंगे। तो उसको वहां पे आंसर मिल गया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कुछ और बात करते बोले। कहाँ बताओ। तो कहता बोले कि अभी वो एक्चुअली में उन लोगों ने रैग एजेंट बनाया था, तुम लोगों को पढ़ाऊंगा मैं अभी आगे आके। रैग एजेंट में बोले कि इसमें टोकन भेजने पड़ते हैं साथ में, तो ये कॉस्ट ज्यादा ले रहा है, इसकी कॉस्ट हाई है। तो कैसा कर, मैं कहा सिंपल है, जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट को एक ही बार में रैग को बता दो, फिर अगली बार सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछो। मतलब कि एक गाइड दे दो उसको कि ये आंसर गाइड है, अब मैं तेरे से जब भी क्वेश्चन पूछूं तो इसमें से उठा के लाके दे दे। तो उसको वहां पे आंसर मिल गया, लेकिन कहता नहीं नहीं नहीं, बोले क्वेश्चन हर बार चेंज होंगे। मैंने कहा जितने भी क्वेश्चन चेंज होंगे उन क्वेश्चन का सेट बना लो, मैंने कहा 50 दिन के 50 क्वेश्चन का सेट बना के एक साथ कॉन्टेक्स्ट में डाल दो, और फिर उठाओ उससे और उससे क्वेश्चन पूछते जाओ, तो तुम्हारा वैसे ही तुमने क्वेरी कम कर लिए। मैं उसका मतलब ये था कि मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भेज रहा हूँ रन टाइम में। तो मैंने कहा भैया ये तो स्लो करेगा ही, वो क्वेश्चन को भी प्रोसेस करेगा, आंसर उसी में से ढूंढेगा, और पैसे भी ज्यादा लेगा। तो कहता बोले कि अगर कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको डाल दिए तो फिर क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, क्या क्वेश्चन को अगर तुमने कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया, उसके पास ऑलरेडी सारे क्वेश्चन रखे हुए, उसके आंसर भी है। अब तुमको सिर्फ यहाँ से नया क्वेश्चन भेजना है, वो उसमें से जाएगा, आंसर ढूंढेगा। मैंने कहा डेटा भी हाफ गया और पैसे भी कम लगे। मान तो लिया आंसर, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। कहता आई डोंट थिंक इट वुड वर्क। तो मैंने कहा इसके बाद फिर तो रिसर्च लगी कि अब इससे ज्यादा खड़े पे तो कुछ बता नहीं सकता। तो मेरे को लगा इंटरव्यू खराब चल गया। उसके बाद बाहर आया तो एचआर बोलती है आप सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा देखो वहां पे बोलते नहीं आ रहा था कि हाँ मैंने सेटिस्फाई हूँ आंसर से। तो इसीलिए मैं तुमको ये सारे रियल टाइम सिनेरियोस बताते जा रहा हूँ कि इंडस्ट्री को ऐसा मत समझना कि बहुत वहां पे चाचा बुआ या सगे बैठे हैं अपने, वो इतना तुमको गंदा डिमोटिवेट कर सकते हो, तुमको इतना ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तुमको जो पता है उस पर कंफर्म रहो, नहीं होगा इंटरव्यू में तो कहीं और, लेकिन ये पता है मेरे को कम से कम। जैसे कि ये जो मेरा इंटरव्यू था ये सबसे यूनिक था, क्योंकि पूरा सिस्टम बना हुआ रखा है और वो पागल उसके पास 5 मिनट का टाइम है, कुछ कुछ पूछे जा रहा, कुछ भी पूछ रहा हूँ। मैं कैसा आदमी, मैंने ठीक है पर नहीं करना, मैंने तेरे साथ तो काम ही नहीं करना। ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है भाई मार्केट में। तो वो सिनेरियो के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना है। ऐसी जगह फंस भी जाओ तो वहां से एटलीस्ट ऑफर लेके निकलो, फिर भले ज्वाइन मत करो, क्योंकि ना बिना ऑफर लिए आए फिर तुमको बहुत डिमोटिवेट कर देता है। तो ऑलवेज ट्राई कि कुछ हो जाए, ऑफर तो निकालना है यहाँ से, भले ज्वाइन नहीं करना हो, कितनी खराब कंपनी हो। मैं अंदर घुसा ही हूँ 10 मिनट में ही मैंने कहा रहते यार यहाँ तो नहीं करता काम। पिछली 4 कंपनी में ऐसा ही हुआ कि घुसते ही से मेरे को भाई भाई मैंने नहीं यहाँ तो नहीं करना है काम। पर मैं इंटरव्यू क्रैक करके मैं ऑफर लेटर लेके घर में बैठ जाता हूँ, बोल देता हूँ कि मम्मी मना कर रही है। 6 बजे आते फिर एचआर का फोन पीछे पीछे आता है। ऐसा है। चलो, पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ गए, अब कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर 3 to 4 वीक अब हम पावर बीआई डेस्कटॉप पढ़ेंगे, क्योंकि डेटा प्री प्रोसेसिंग हमने पढ़ चुके हैं। मिडिल ऑफ दिस जर्नी मैं तुमको डेटा सेट्स दूंगा, जिसमें तुम लोग को क्लास में ही उसको ट्रांसफॉर्म करना रहेगा, सो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस एंड पेस मेंटेन रहे। क्वेरी एडिटर में अभी तक के कोई डाउट होंगे? ठीक है। इंटरफेस में कोई डाउट है? ये रिपोर्ट व्यू है, ये टेबल व्यू है, ये यहाँ पे मॉडल व्यू है। मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग लिख लो एक, रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेटा मॉडलिंग नहीं आता है तो तुम्हारा पावर बीआई का भी कोई सेंस नहीं है। तुम लोग मानोगे नहीं, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट में, गोल्ड लेयर पे आ गए। गोल्ड लेयर पे डेटा मॉडलिंग होती है। कम से कम 2 हफ्ते से 15-15 साल 20-20 साल के सीनियर डिस्कस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि डेटा मॉडलिंग ऐसी होगी। इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी टफ चीज है, स्टिल वेरी लेस फोकस्ड। और कोई नहीं पढ़ाता। इंदौर में तो किसी भी टीचर के पास जाओगे, किसी को डेटा मॉडलिंग का उतना आइडिया ही नहीं है कि वो बता दे। चुपचाप यहाँ पे आएगा, वो एचआर का डेटा उठाएगा। पार भाई कैसे पढ़ाते पता है इंदौर में? एचआर का डेटा उठाएगा वो, या कोई भी डेटा उठाएगा, तुम सब बैठे रहोगे और वो यहाँ पे आएगा, वो बोलेगा मैं बना रहा हूँ देखो। वो तुमको 3 से 4 क्लास में उसको जितना डैशबोर्ड बनाते आता हो पूरा बना देगा, उसको जितने फीचर यूज करते आते हो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब कर देगा।
और रिकॉर्डिंग पकड़ा देगा, बोले हाँ अब तुम्हारा पावर भी खत्म हो गया, अब कुछ नया पढ़ेंगे। अपनी एक अकेली कोचिंग है जहाँ पे मैं इतना धीरे पढ़ाता हूँ कि तुमको एक एक फीचर का मतलब बताऊंगा। 2 महीने हुए हैं पुराने वाले बैच को, तुम लोग उनका डैशबोर्ड देखोगे तो उनके पीछे ही बोलूंगा, उनके सामने बोलूंगा तो चढ़ जाएंगे वो तो सिर पे। पर इतने जोरदार डैशबोर्ड बनाए हैं कि मेरे को अब डर लगता है कि कुछ पूछ ले तो मैं बता पाऊंगा कि नहीं इसमें से। इतने प्यारे डैशबोर्ड बनाए। अभी यूट्यूब का भी सब बना देते यूट्यूब का जीएस स्टोर का बहुत प्यारा। उनको डेटा मॉडलिंग भी पूरी पढ़ा दिया, तो डेटा मॉडलिंग करके अब वो चेंज भी कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से ये आउटपुट आ सकता है, यहाँ से पूरा दिमाग चलने लग गया उनका। और रियल टाइम सिनेरियो 2-3 डेवलप करके अपन ने क्लाउड में डेटा डाल के वहां से कनेक्शन बना के वहां से भी डेटा पुल कर लिए। तो उनका पावर बीआई ऐसा हो गया है कि 1 महीने बाद वो कहीं पे भी सीक्वल पावर बीआई पाइथन पे इंटरव्यू दे और दे विल गेट अ जॉब। इतना उनका अच्छा स्ट्रांग हो चुका है पावर बीआई। तो सेम पेस पे तुम्हारे लिए भी है, जैसे उन लोगों ने उनके टाइम पे मेहनत की तुम लोग को भी करना। और आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके एक इंटर्नशिप उठा के रख लो। अपनी क्लास वैसे भी सुबह 8 से 9 रहती है, 8 से 9 क्लास लगाए, इंटर्नशिप में भाग गए। ना तुम्हारी क्लास मिस हो रही है, ना तुम्हारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आ रही। 6 महीने जो सीखोगे वहां पे और 6 महीने यहाँ पे जो सीखोगे, दोनों मिला के इकट्ठा डालोगे ना, फट से तुमको 10-11 एलपी की जॉब मिल जाएगी। तो अगर ये सुबह सुबह उठ के आ रहे हो ना, तो उसका अपॉर्चुनिटी समझ लो। नहीं तो यही कोचिंग अभी दूसरे में रहते तो आराम से 12 बजे होते, तुम सोचते जॉब करूँ कि इंटर्नशिप करूँ। ठीक है। अभी इनमें 3-4 बच्चों का यही है। एक अमोघ है, वो यही करता है। चलो ट्रांसफॉर्म डेटा हो गया है, रीजन सोर्सेस यहाँ पे कुछ नहीं है पढ़ने लायक। मेजर है, मेजर बाद में समझेंगे। अभी तुम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आती है? लॉजिक बिल्डिंग आ जाती है ना मतलब। पाइथन की क्लासेस कब से चालू हुई तुम्हारी? वहां भरकुआ वाले पे? अच्छा यहाँ पर ठीक है। मैंने सुना नोटिस 3:40 पे कुछ भरकुआ पे भी चालू हो रही थी पाइथन का नया बैच। अच्छा फिर वो यही हो गया था क्या? वही, क्योंकि मैंने मैसेज देखा था याले ग्रुप पे, कौन से वाले ग्रुप में, डेटा साइंस करके कुछ है। अच्छा, बहुत तेज लोग, बहुत तेज। ना, अब ये 13 मिनट तुम्हारा 100% फोकस चाहिए मुझे। एक विजुअल को कैसे बनाते हैं, उसके पीछे हम क्या थिंकिंग रखते हैं, अब हम वो समझने की कोशिश करेंगे। टू गेट स्टार्टेड विद दिस, सबसे पहले अपन ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, कि हुआ भाई। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक कोई भी विजुअल क्या होता है। तो सब्जियों में, सब्जियों का राजा पता है तुमको? मतलब क्या है? कोई भी सब्जी में डाल दो, अकेला भी बना लो, उसको दुकेला भी बना लो, रूखा खा लो, काट के खा लो, चाहे जैसा खा लो, वो काम कर जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उपास में खा लो तो ना उपास में खा लो, सब में हो जाता है। तो हमारे पास भी पावर बीआई में एक विजुअल का आलू रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये है तुम्हारा कैनवस, पावर बीआई का कैनवस। बार चार्ट इज समथिंग जो कि हमारा है सब्जियों का आलू। नाउ बार चार्ट, कुछ इसको प्लॉट बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बार विजुअल। दैट्स अप टू यू, however you want to dictate it. मूविंग अहेड, बार चार्ट कैसा दिखता है? नाउ सी, बार और कॉलम, आप लोग जब चॉकलेट खरीदने जाते हैं कभी कभी एडवर्टाइज देखे होंगे तो क्रंची बार। क्यों? whenever we talk about a बार, वो दारू वाला नहीं, खाने वाला। जब भी हम बार की बात करते हैं, बार इज समथिंग विच इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अभी तक के यहाँ भी कई बच्चों को बोलूंगा ना बार और कॉलम में डिफरेंस बताओ, तो जगत जवानी की बातें करेंगे। मैं बोलूंगा शेप में डिफरेंस बताओ तो नहीं पकड़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक होता है बार चार्ट, एक होता है कॉलम चार्ट।
ठीक है। नाउ कॉलम वुड बी लाइक दिस, नो डाउट, इतनी गंदी तो नहीं पर ऐसी। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वर्टिकल। ये हो गया तुम्हारा बार चार्ट और कॉलम चार्ट। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बार चार्ट। व्हाट विल इट डू? अब विजुअल के जो बेसिक होते हैं, सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी होती है और वाई एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी होती है? हाँ, यू आर क्लोज, पर उसको रिफ्रेश करना होगा। बचपन में हमने पढ़े थे और रेखागणित वाली कॉपी के जमाने में कि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो ये बहुत बड़ा बेसिक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑलवेज कम्स एट एक्स एक्सिस। नाउ आपका जो वो था, आप उसको रिलेट करके देखो, यू डिड द राइट जॉब। इंडिपेंडेंट जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है ईयर पे, तो इसलिए वो वाई एक्सिस में गया। और ईयर ये डिपेंडेंट है क्या? तुम जिंदा रहो मत रहो उसने तो बढ़ना है, ये धरती रहे मत रहे उसने तो बढ़ना है, उल्का पिंड गिर जाए सब चीज वापस आ जाए तो भी उसने बढ़ना है, तो वो तो इंडिपेंडेंट है। तो whenever there is a catch, जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो एक्स एक्सिस में आएगी, जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी ये वाई एक्सिस में आएगी। इंदौर की आज भी आधी से ज्यादा कोचिंग में उठा के, क्या 90% कोचिंग में उठा के पूछ लोगे कि उनके बच्चों से कि भाई एक्स और वाई में कौन सी क्वांटिटी आती है, तो वो यहाँ वहां की बातें कर लेंगे और भग जाएंगे धीरे से। वो कितने ही अच्छा डैश उठा ला, उनको यही नहीं पता इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो से 2022 2023, लेट्स कीप इट लाइक दैट, और वी आर काउंटिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बैच 1, बैच 2, समझ में आ रहा है? अभी भी यही ट्रुथ इंटैक्ट है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा और क्लियर करूंगा, तुम लोग को छोटा दिख रहा होगा। अबे वेट, रुक जाओ, मैं ना ये रीड मोड चालू करके रखता हूँ ऑल टाइम। तुम लोग के लिए एक फ्री सलाह रहेगी, जो भी पीसी यूज कर रहे हो ना, तुम ऑलवेज नाइट लाइन ऑन ही रखना, कितना ही कुछ कर रहे हो। तुम्हारी आंखें नहीं तो इतनी गंदी खराब होने वाली है जिसकी समझ नहीं आएगी तुमको। नाइट लाइन ऑन ही रखना। ये जो अपन ब्लू रे कट चश्मा लगाते हैं ना, अगर नाइट लाइट ऑन है तुम्हारा तो उसकी जरूरत ही नहीं। मेरे को 4 साल हो गए और मेरा स्क्रीन टाइम 4 साल से कांस्टेंट है, कम से कम 12 से 13 घंटे पर डे का। तो रात में काम, दिन में काम, पढ़ाई या कुछ ना कुछ, तो 12-13 घंटे मेरा लैपटॉप ही अप रहता है। नाइट लाइन ऑन नहीं होती तो अभी तक तो 4-5 चश्मे लग जाते हैं आमने सामने। हाँ, देर हो गई। पर अभी भी बहुत रिलीफ देगा तुमको नाइट लाइट ऑन रखोगे तो। बस ये स्क्रीन में थोड़ा सा तुमको ऐसा कि येलो येलो दिख रहा होगा, तो इसलिए मैंने तो चेंज कर दिया। यहाँ पे भी पूरे बच्चे नाइट लाइन में चलाते ही नहीं थे, फिर जब से चलाए हैं तब से उनका सिटिंग टाइम भी बढ़ गया, क्योंकि जब तक ही कंफर्ट देती ना तब तक के अच्छा लगता है। ब्लू में तो बहुत दिक्कत है। आई एम डेवलपिंग अ सिनेरियो हियर कि आई वांट काउंट 2022 में बैच 1 में कितने स्टूडेंट थे, 2000 और 2023 में बैच 1 में कितने स्टूडेंट थे, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की गणित। लेट्स गेट बैक टू आर पावर बीआई। अभी डेटा है हमारे पास, यस है, सेल्स वाला है। ठीक है, सेल्स में हम रखते हैं, हम बोल देते हैं कि भाई ठीक है, मुझे देखना रहेगा रेवेन्यू, और रेवेन्यू ओवर से डिलीवरी जब हुई थी, ऑर्डर जब हुए थे, revenue over years. Yeah, yeah. Now this is something nature of your data कि वो उस टाइप का है।
क्लस्टर बार, क्लस्टर नहीं, मुझे स्टैक चाहिए, चलेगा। अब तुम देखोगे कि जब मैंने तुमको अभी वन नोट में एक वो दिखाया कि ईयर वो, तो अब वो चीज चेंज हो गई। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि एक्स एक्सिस में यहाँ पे तो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में ईयर आ गया, वाई सो बस यही है। ये कॉलम चार्ट का ही एक रोटेटेड फॉर्म है। तो ये मत सोचने लग जाना कि किसी चार्ट में हम एक्स एक्सिस में ये लेते हैं, वो नहीं है। अभी मैं इसी को कहीं से अगर रोटेट कर पाऊँ ना, तो ये इसको अगर मैं ऐसा रोटेट कर दूंगा तो वो वही बन गया है। ठीक है, तो हमने देखे कि रेवेन्यू बाय ईयर 2019 में हमारा रेवेन्यू था कितना, इतना 462.92, और 2018 में हमारा रेवेन्यू कितना था, 44,924.13। ठीक है, विद दिस शुभारंभ हुआ है तुम्हारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला। पहली बार प्रॉब्ली अपनी क्लास में पहली बार आज विजुअल बना है, तो पहली बार हमने एक बार चार्ट बनाया है बिटवीन टू क्वांटिटीज। व्हाट आर द क्वेश्चंस आउट देयर इन योर माइंड? तो लेट्स वहाँ से रोटेट हो जाएगा ये डॉट, ये जो बात कर रहा हूँ। अभी ठीक है, कॉलम में समझ लो तुम। बात तो वही है। हाँ देखो, बार और कॉलम में मेन डिफरेंस है तुम्हारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि तुम उसको दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हो। जब तुम्हारे पास एक चीज ये इंटेक्ट रहने वाली है कि यार मुझे ना एक्सिस या तुम्हारे स्टैक होल्डर जो है वो थोड़ा सा एक टफ माइंड के हैं, तो तुम लोग को लेके जाना पड़ेगा वहां पे क्या, कॉलम चार्ट। लेकिन जहां पे यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि तुम एक डैशबोर्ड को क्रिएटिव कर सकते हो, नाउ देयर वुड बी 90% ऑफ द सिनेरियो जहां पे आप एक ही रिपोर्ट में 4-5 बार चार्ट, कॉलम चार्ट यूज कर रहे होंगे। तो उस सेंस में एक वेराइटी इंट्रोड्यूस करने के काम आ जाता है कि अगर आप दो चीज यूज कर रहे हो तो दो बार या दो कॉलम से अच्छा है एक बार एक कॉलम लगा दिया आपने, दैट मेक्स योर रिपोर्ट लुक्स डिफरेंट, स्टिल पर्पस सर्विंग द सेम पर्पस। ये मेन रीजन है, अभी तक के लिए इसको इतना ही समझो। विल गेट बैक जब हम विजुअल के अंदर बहुत अच्छे से चलेंगे। ठीक है, अब व्हाट आई सी या व्हाट आई कंसीडर कि आपको एक विजुअल बनाने के लिए क्या क्या प्री रिक्विसाइट है। व्हाट इज प्री रिक्विसाइट की नहीं, पहले से रिक्वायर्ड चीजें, प्री रिक्विसाइट फॉर मेकिंग द विजुअल क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो बनाना क्या है जी, प्री रिक्विसाइट, REQUISITE। बहुत ही अच्छी राइटिंग हो गई है तो, प्री रिक्विसाइट। कुछ नहीं कर सकता मैं, मेरे को चौथी क्लास में छठवीं से आठवीं तक के पूरे बच्चे लाइनिंग कॉपी में लिखते थे, मैं 2 लाइन और 4 लाइन में लिखता था, मैं अकेला। तो भी 3 साल में मेरी राइटिंग नहीं सुधरी। तो मेरे तो प्रिंसिपल ने तक मेरे को फीडबैक दे दिया था, बोले तुम रहने दो, बोले तुम अगले जन्म में जल्दी आना। मैंने कहा तब भी नहीं हो रही मेरे से ठीक राइटिंग। और बेकार जाएगी। सबसे पहले बहुत हिंदी में लिखूंगा मैं कि बनाना क्या है। सबसे बड़ा प्री रिक्विसाइट तो यही है, क्या बनाना है, तभी तो कैसे बनाओगे, क्यों बनाओगे, कब बनाओगे, वो बात की बात है। ठीक है ना, बनाना क्या है मैं को कैसे अपन आंसर करें कि क्या बनाना है। दिस विल बी टोटली बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अब फिर एक नया क्वेश्चन आ गया कि रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी। इसके अंदर एक चीज आ जाती है कि रिक्वायरमेंट जब भी होती है तो हम उसको बोलते हैं KPI। व्हाट इज दिस? की
performance indicator. Now, this KPI is everything. जब भी मैं तुमको सबसे पहली बार में स्क्रैच में फ्यूचर में तुम इंडस्ट्री में काम करोगे, तुम्हारे पास डेटा आएगा, तो तुमको ये बोला जाएगा कि चलो ठीक है, सबसे पहले केपीआई डिसाइड कर लो कि क्या क्या बने। ठीक है, अब केपीआई का फुल फॉर्म हम समझे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये होती क्या है? केपीआईज आर बेसिकली कि व्हाट सॉर्ट ऑफ व्हाट विजुअल, ठीक है, कौन से विजुअल आप बनाने की कोशिश करोगे या आपको चाहिए, ठीक है, क्या आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ये जो है ये आपकी केपीआई के अंदर डिसाइड हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं एक ज्वेलर, लाइका कल्याण ज्वेलर या फिर आपकी इंद्रिय ज्वेलर, ये जो बड़े बड़े ज्वेलर, तो इनके कंटेक्स्ट में, इनके डेटा में केपीआई कुछ और होगी बजाय एक यूट्यूबर के कॉन्टेक्स्ट में, बजाय एक क्रिकेटर के कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि जब आप आईपीएल एनालाइज करने जाओगे तो आप क्या देखोगे, कौन सा क्रिकेटर है, कितने ज्यादा रन मारा, कौन सबसे पहली बार आया है, कितने क्रिकेटर का पहला डेब्यू है, कि कोई आज इस बार आईपीएल आखिरी तो नहीं खेल रहा है। ये सारे आपके क्या होंगे? ये केपीआई होंगे। मतलब जो जेनरिक क्वेश्चन आपके डेटा सेट में हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे कोड करते हैं एज अ केपीआई। से आईपीएल का डेटा है आपके पास, आईपीएल का डेटा है, तो जैसे कि अभी हमने तीन चार चीजें ऑन फ्लाई डिस्कस की है कि हाउ मेनी न्यू प्लेयर, ठीक है, ज्वाइनिंग आईपीएल 2025, ठीक है। अब नया है तो पुराना, मतलब हाउ मेनी प्लेयर, मैनी ओल्ड प्लेयर रिजाइनिंग को क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ले रहा है इस बार, किसने लिया है ना? दोनों का आखिरी आईपीएल है, टेस्ट है, तो ठीक है, कोई ना कोई तो लेता होगा, अपन मान लेते हैं कि ले रहा है अभी कोई ना कोई। वो तो नहीं हो रहा कभी रिटायर, वो आखिरी तक के खेलेगा, जब तक के डॉक्टर मना ना कर दे कि अब तोड़ेगा तो जोड़ टूट जाएंगे, वो नहीं जाने वाला। वो आदमी पता नहीं क्या है, तो वो भी उसकी जगह ठीक है, अपन भी अपनी जगह ठीक है कि भाई हो गई, किसी और को मौका दो। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास डेटा है तो हम ये बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आईपीएल हेल्ड, मतलब हो चुके हैं अभी तक के, ठीक है। तो ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। जब मैं तुमको डेटा सेट दूंगा तो तुम्हारे दिमाग में आएंगे ये क्वेश्चन, तो यही जो क्वेश्चन है इन्हीं को हम केपीआई करके डिनोट करते हैं, और इन्हीं को फिर हम कोशिश करते हैं कि आप एक विजुअल में लेकर आए। तो बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसको आप रिक्वायरमेंट बोल दो, ये आपकी डेटा के अंदर से क्वेश्चन बोल दो। यही जो रिक्वायरमेंट है ये पहले आइडेंटिफाई होगी, फिर उसके बाद हम इसको कोड करेंगे किसके अंदर? विजुअल के अंदर, कि अब ये जो रिक्वायरमेंट है हम इनके लिए क्या क्या बनाए। अब जैसे कि हाउ मेनी न्यू प्लेयर इन 2025, ये एक साल की पूछ रहा हूं मैं कि भाई 2025 एक्सक्यूज मी 2025 में कितने नए प्लेयर आए। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 4 5 50 1 लाख 10 लाख 50 लाख, या एक सिंपल, या जीरो सिंपल। तो आई वुड नीड समथिंग, या आई वुड नीड अ विजुअल विच इज बेस्ट टू शो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, या एक स्केलर वैल्यू विच डजंट रिक्वायर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, क्योंकि हमको यहाँ पे सब साफ समझ में आ रहा है कि इसमें कोई एक्स एक्सिस नहीं होने वाला, कोई वाई एक्सिस नहीं होना। The answer of this particular question would be simply a number 0 to infinite. तो क्या हमारे पास कोई ऐसा विजुअल है? अगर है तो यूज दैट, अगर नहीं तो विल डू समथिंग एल्स। अभी इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक विजुअल है नोन एज कार्ड। आपके पास पावर BI के अंदर एक कार्ड है विच इज टिपिकली यूज टू शो और रिप्रेजेंट स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू, या कह दो आंसर
which doesn't require x y एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा एक 2% हाई लेवल बेसिक बना तुम्हारा कि केपीआई क्या होती है। केपीआई क्या है, जब भी मैंने आपको एक नया डेटा सेट दिया तो उसमें से जो आप विजुअल बनाने वाले हो तो उसके लिए सबसे पहले आप निकालोगे केपीआई। केपीआई क्या होने वाली है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा क्लाइंट या हम इस डेटा सेट में से क्या देखना चाह रहे हैं। दीज क्वेश्चंस आर फैंसीली कोटेड एज केपीआई। ठीक है, ये केपीआई बनी। Whenever KPI is written on your text notebook or anywhere in this format, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है that is up to choose the visual। हाई लेवल ओवरव्यू में आप ये समझ लेते हो कि चलो ठीक है यार, मेरे को 2025 का दिखाना है, मैं कार्ड ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे को कितने ओल्ड प्लेयर रिटायर हो रहे हैं इसकी भी सिंगल वैल्यू आएगी, तो मैं इसके लिए भी कार्ड ले लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ, तो मैंने इसके लिए भी कार्ड ले लेता हूँ। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर, तीनों हमने इसकी केपीआई देख ली, तो क्या एक आध कोई और केपीआई देखते हैं। चलो ठीक है, लेट्स से टोटल ईयर वाइज रन्स ऑफ विराट कोहली इन आईपीएल। मतलब जितने भी आईपीएल उसने खेला है, टोटल उसके कितने रन हर साल में वो मारता था। अपन एग्रीगेट कर लेते कि सेठ उसने 10 मैचेस खेलने का उसको मौका मिला, तो सबको अपन सम कर देंगे उठा के। तो अब तुमको ये समझ में आया कि इसका जो आउटपुट है वो दिखना कैसा चाहिए। एक्सिस और स्केलर के टर्म्स बताओ जैसे हमने समझे। क्या ये जो क्वेश्चन है ये कार्ड इसको सॉल्व कर सकता है? क्यों? क्योंकि हम इसमें एक उस सिंगल डिजिट की बात नहीं कर रहे। हमने यहाँ पे जो कि अगर टोटल रन होता ना, सिर्फ ये और ये टोटल रन होता तो शायद हो जाता। ये जो ईयर वाइज का मसला आया ना, इसको ओवरकम करने के लिए कार्ड के अलावा कुछ और पकड़ना पड़ेगा हमको। तो क्या, आलू की सब्जी उठा लेते। ये हो गया, यहाँ पे जाएगा ईयर। सेड वो 2012 से खेल रहा था, 2014 से खेल रहा था, 8 से। वो तो बहुत ही छोटा था। बाप रे बाप, भगवान भी किसी किसी के पास पूरा खजाना छोड़ के चला जाता है। बाप रे, तीनों ही लेजेंड है। ये हो गया 2025। अब ये इनके रन आ जाएंगे कॉलम के फॉर्मेट में कि भाई ठीक है, ये इसका इतना, इसका इतना, इस टाइप से जो भी है। तो इतना समझ में आ गया कि अब ये जो इसका आंसर होगा ये एक एक्सेस वाली प्रॉब्लम है। इसके लिए हम देखेंगे कि क्या हमको कौन सा विजुअल लेना है। अब जो भी विजुअल एक्सेस के कंटेक्स्ट में काम करता है, हम ऑफकोर्स उसमें ही सर्च करेंगे। सम अप करते तो हमने अभी तक के क्या सीखे हैं कि एक डेटा सेट जब भी आता है, डेटा सेट को अंडरस्टैंड करने के बाद कि वो डेटा सेट है किसके बारे में, उसकी डेटा डिक्शनरी मिलती है हमको, क्या कॉलम क्या कहना चाह रही है, ये सब चीजें करने के बाद हम ऑन पेपर केपीआई या फिर रिक्वायरमेंट बनाना चालू कर देते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ, रिक्वायरमेंट बनाना हम चालू कर देते हैं। उसके बाद जब वो रिक्वायरमेंट बन जाती है तो उसकी रिक्वायरमेंट को हम एक शेप देना चालू करते हैं इन टर्म्स ऑफ विजुअल कि ठीक है इसके लिए क्या विजुअल बन सकता है, तो भाई ये विजुअल बन सकता है। उसके बाद हम फिर जाते हैं पावर बीआई में, देन वी ट्राई कि ठीक है, मैंने सोचा था कि टोटल ईयर वाइज रन के लिए मैं एक कॉलम चार्ट यूज करूंगा, पर ये समझ में आ रहा है कि यार कॉलम चार्ट नहीं, क्योंकि कॉलम चार्ट ऑलरेडी 2-3 ले चुका हूँ मैं, तो मुझे कोई और अल्टरनेट चाहिए रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा चलो यार, ट्री मैप अभी तक की यूज नहीं किया हूँ, ट्री मैप डाल देता हूँ, ये अच्छा सुंदर दिखेगा। हाउ ट्री मैप लुक्स, इट लुक्स समथिंग लाइक कि 2018 में उसको सबसे ज्यादा रन थे। अभी कौन सा फीचर है, चलो अब तो आईपीएल के डेटा पे बनाएंगे अपन, एक्सपर्ट है अपने पास, तो अच्छे केपीआई बन जाएंगे और रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाएंगे। दिस इज समथिंग योर ट्री मैप। बोलोगे सर क्या अजीब सा दिख रहा है।
हाँ, तो से 8 की कौन सा था 2018? 16। तो 2016 में उसके सबसे ज्यादा रन थे, कितने थे? मान लेते 500 रन थे, ज्यादा होगा। और इसकी चलो मान लेते हैं, ठीक है ना, क्या करना भाई। अरे बाप रे बाप, देख लो भाई, रेड फ्लैग है लड़का, पूरे रन भी पता है उसको। 973 रन्स। इन लोग को 9 बजे से क्लास चालू क्यों, कोई आया है कि नहीं? खैर छोड़ो अपना, अच्छा अभी इंजन गर्म हो गया तो अपन इसको चालू रखते हैं गाड़ी को। तो जैसे कि 2016 में उसके सबसे ज्यादा रन थे ना, तो सबसे ज्यादा रन वाला जो एरिया है उसको सबसे बड़ा कर देगा। उससे कम थे कब उसके, कह दो 2015 में रहे होंगे तो उससे कम, ये फिर उससे कम, और जो सबसे कम होंगे तो इस टाइप से वो देते जाएगा। तो मतलब इससे क्या होता है कि एक स्टैक होल्डर को क्या दिखता है, या इजिबिलिटी कैसे होती है, कि वो टाइल के साइज से पता लगा लेता है कि कौन से ईयर में किस टाइप की चीजें हुई हुई। तो इस टाइप से we can use different different visual for a single set of problem or to demonstrate a single answer. But every single individual has a visual. Every single visual has its limitation and its overcome feature. कि कुछ कुछ होंगे कि यार जब ये चीज हो ना तभी हमको उसको यूज करना है, जब ये चीज इससे एक्सीड कर रही है तो फिर हमको कुछ और ही लेना है। जस्ट लाइक पाई चार्ट और आपका डोनट चार्ट, ये दोनों में आती है चीज कि जब 6 कैटेगरीज तक का डिवीजन देखना हो आपको तो आप पाई चार्ट लो, 6 कैटेगरी से ज्यादा का लेना है तो डोनट चार्ट लो। दिस हाउ इट इज डन। तो लेट्स नॉट ओवर हीट आर इंजन, नहीं तो पता चल रहा अभी कूलेंट डालने की जरूरत पड़ जाए, है ना। यहाँ तक के कोई डाउट है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? क्योंकि अब हम धीरे धीरे चलेंगे, अब डैशबोर्ड बनाना चालू हो जाएगा, मैं शेयर करूंगा, इसीलिए तो लिख रहा हूँ। मुझे बस एक अच्छा वो चाहिए था कि हाँ ठीक है यार, कब से शेयर करे, कब से कैसे करे। ठीक है, अभी मैंने जितना किया हूँ आई होप कि तुम लोगों ने ये कुछ भी नहीं किए हो। तो ट्राई तुमको क्या करना है, एक बार चार्ट ये रेवेन्यू बाय ईयर का बना लेना है, बार चार्ट है कॉलम चार्ट, ठीक है।